Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 1 of history. The name of the chapter is Nationalism in Europe. In my previous video, I told you about the French Revolution, and I also explained you that because of French Revolution, how the monarchy came to an end in France, and how the France turned into a democratic country with the help of the events of Jacobin clubs, and later on how it come into the hands of Napoleon. Now we were discussing about the Napoleon, the good points of Napoleon that was adopted by the whole Europe. In 1804, Napoleon had started a civil code, introduced a civil code of 1804, that is also known as Napoleonic Code. Now this code have many positive points. इसके बहुत सारे positive points है, जैसे equality before law, secure the right to property, and also that because of this he ended abolished feudal system, freed the peasant from manorial dues, and also guild system were removed. तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स थे नेपोलियनिक कोड के. बट दिस नेपोलियनिक कोड हैव सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो. इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, जैसे कि enthusiasm soon turned hostility as become clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं चल रहे थे. टैक्सेशन इंक्रीज हो गई थी, और इसके साथ साथ फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर्ड, फ्रेंच आर्मी को कॉन्कर्ड को फोर्स किया गया टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप. ऑल सीम टू वेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. और ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को लेकर बहुत ज़्यादा जो वो कहते हैं स्ट्रिक्ट जो थे वो रूल्स थे. ठीक है, चलिए. नाउ ओवरऑल इफ़ वी लुक आफ्टर द नेपोलियन, अगर हम नेपोलियन को ओवरऑल स्टडी करें तो वी कैन से दैट that Napoleon was not a good ruler but was not the bad one also. पर बैड भी नहीं था. ठीक है, उसने बहुत सारे चेंजेस लेकर आया था वो यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल सिचुएशंस में. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. द टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. In this topic we have to be learn that how the idea of nationalism arrived in Europe. If we look at the map of mid 18th century, बच्चे अगर हम mid 18th century के मैप को देखते हैं तो यूरोप जो था देयर वाज नो नेशन स्टेट. कोई एक स्टेट नहीं था और कोई एक नेशन भी नहीं था वहाँ पर. एज वी नो टुडे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स. उस समय ये सारे के सारे जो नेशन थे ये किंगडम्स में डिवाइड थे, और बहुत सारे रूलर्स जो थे वो इन टेरिटरीज पर रूल कर रहे थे. ठीक है, अगर हम ये कहें कि पूरा यूरोप में उस समय कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी और ना ही कोई कॉमन कल्चर थी यूरोप की. ना तो कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी थी और ना ही कोई कॉमन कल्चर थी. देयर आर इवन इन द होल यूरोप different languages are belong to different ethnic groups. different languages थे, different ethnic groups थे. Habsburg Empire that ruled over Austria, Hungary were example a patchwork of many different regions. यहाँ पर बहुत सारे एम्पायर थे. एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया हंगरी पर हब्सबर्ग एम्पायर था. ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज बोहेमिया वर द एरिस्टोक्रेसी, प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग. ठीक है, अब वहाँ पर जर्मन स्पीकिंग थे. इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविनेंसेस, इटालियन स्पीकिंग भी थे. ठीक है, इसके साथ साथ हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगरिया, और हंगरी में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी थी जो मग्यार लैंग्वेज को बोलती थी. वेल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, और बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे.
So overall we can say that in the whole Europe there is no unity at that time. I am talking about the mid 18th century. मिड 18 सेंचुरी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो एक तरह से पूरा यूरोप जो था वो उस समय बिखरा हुआ था। और व्हाट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वांट, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को किस चीज़ के लिए इंस्पायर किया, दैट टू प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकली यूनिटी। वो पॉलिटिकल यूनिटी लेकर आना चाह रहे थे। The only binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। और इसका सबसे बड़ा तरीका क्या था कि राजा अपने आप को जो है वो इकट्ठे करते, ठीक है। अब ये जो आइडिया था नेशनलिज्म, नेशन स्टेट का, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय फ्रेंच सोसाइटी, और वी कैन से नेपोलियन। ओके, नेपोलियन पूरे यूरोप को कॉन्कर्ड कर कर उनको एक फ्लैग के नीचे लेके आना चाह रहा था। हालांकि वी कैन से दैट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज, नॉट एबल टू बी फुलफिल हिज ड्रीम। वो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया, बट वो पूरे यूरोप में एक नेशन स्टेट की जो भावना थी वो उसने वी कैन से कि उसको जागृत कर दिया था, ठीक है। चलिए, अब द टॉपिक इज द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मीन्स मोनार्क, एरिस्टोक्रेस मोनार्क होते हैं, ठीक है। अब यूरोप में एट दैट टाइम अगर हम सोशल सिचुएशंस की बात करें तो यूरोप में की जो सोसाइटी थी दैट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ पीपल। 3 तरह के लोग थे यूरोपियन सोसाइटी में उस समय। वन इज एरिस्टोक्रेट्स, जिसे हम रूलर कह सकते हैं। सेकेंड वन इज मिडल क्लास एंड थर्ड इज पीजेंट्स, ठीक है। मिडिल क्लास कम थी, पीजेंट्स ज़्यादा थे और एरिस्टोक्रेट तो बहुत ही कम थे। बट द मैक्सिमम पावर्स इन द हैंड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, जो मैक्सिमम पावर्स थी वो एरिस्टोक्रेट्स के हैंड में थी। और मिडिल क्लास जो थी वो एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए तैयार हो गई थी, और पीजेंट्स भी उनके साथ थे, ठीक है। तो लेट अस रीड अबाउट इट। तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज ए डोमिनेट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, ठीक है। मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। जो रीजनल डिविजन्स को अक्रॉस करके सभी को एक जैसी यूनाइट कर रहा था, एक जैसे विचार थे सबके, ठीक है। देयर फैमिलीज वर ओफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और ये जो फैमिलीज थी जो एरिस्टोक्रेट की थी वो मैरिज के थ्रू कनेक्ट होती थी, यानी एक राजा दूसरे राजा के साथ शादियां जो है वो कॉमन होती थी, ठीक है। अब ये जो एरिस्टोक्रेटी थी, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप। बहुत कम लोग राजा होते हैं, ठीक है, और उनकी फैमिलीज छोटी होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत स्मॉल ग्रुप था जो एरिस्टोक्रेसी में था। जो मेजर पॉपुलेशन थी वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। मेजर पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। टू द वेस्ट bulk of the land was formed by tenates and small owners, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by the vast estates which were cultivated by serfs। ओके, तो ये था मेन आइडिया उनका। एरिस्टोक्रेसी ज़्यादा थी और जो कम थी, और जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा पीजेंट्स की थी, ठीक है। बट अब इसके अलावा अब न्यू एक नई क्लास जो है वो अमर्ज हुई थी इन द फ्रांस, एंड दिस क्लास वाज वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। ये वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन थी। ड्यूरिंग द 19th century फ्रांस, द पार्ट्स ऑफ जर्मन occurred only during the 18th century. Its wake new social group came into being। वो क्या था? A working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals, Central and Eastern Europe. These groups were smaller in number. Till 19th century, it was among educated liberal middle class. The idea of nation unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। बच्चे, अगर आपको याद हो
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो जैकोबिन क्लब था दैट वाज फॉर्म्ड बाय द मिडिल क्लास, उसमें उस जैकोबिन क्लब में सभी थे, यही थे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। ये एक न्यू ग्रुप अमर्ज हुआ था जो कि अपने राइट्स के लिए लड़ने की हिम्मत दिखा रहा था। ठीक है, अब इसमें एजुकेटेड लोग थे और इन्होंने नेशनल यूनिटी के आइडिया को प्रमोट किया, जिसमें मैंने आपको हमने पढ़े थे क्लास 9th में आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स। ठीक है, तो ये था एक न्यू क्लास दैट अमर्ज इन द यूरोप विद द होप ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक नया आइडिया नेशनलिज्म को लेकर स्टैंड हो रहा था इन द होल यूरोप, एंड दिस आइडिया वाज द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। Now, first of all, you may know what is the meaning of liberalism. Liberal meaning freedom. Freedom in all matters. That is called liberalism. अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो इक्वालिटी, लोग अपनी इच्छा से कुछ काम कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड लिबरलिज्म। और अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पर जाएं तो ट्रेड में जो स्वतंत्रता होती है, किसी भी कंट्री के साथ हम जब ट्रेड कर सकते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड लिबरलिज्म, तब हम उसे लिबरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब लिबरलिज्म बिकम वेरी कॉमन इन यूरोप और वी कैन से इन द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। क्या चाह रहे थे वो? इक्वलिटी पॉलिटिकली एंड कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबरलिज्म के आइडिया को प्रमोट किया। लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर अ एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलिज्म ने ऑटोक्रेसी यानी मोनार्की को ख़त्म करना चाहा, क्लैरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना चाहा और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहा जो कि सभी को रिप्रेजेंट करेगा थ्रू द पार्लियामेंट। और 19th सेंचुरी में लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लिबरल्स किसे कहा गया? जो कि उनसे आइडिया को फॉलो करते थे, लिबरलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे। ठीक है, यस, इक्वलिटी बिफोर लॉ डिडंट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। बट अब यहाँ पर एक चीज़ और है, लिबरलिज्म को उन्होंने प्रमोट किया बट एग्जैक्टली फ्रांस में भी लिबरलिज्म नहीं थी। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर भी राइट टू वोट सबके पास नहीं था। वुमेन डोंट हैव द राइट टू वोट, वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। जैकोबिन्स ने भी एडल्ट्स मेल्स को सफरेज यानी कि राइट टू वोट दिया था। जब नेपोलियनिक कोड आया तब भी जो राइट टू वोट था वो लिमिटेड रहा ओनली टू मैन। वुमेन्स को तब भी राइट टू वोट नहीं मिला था। अथॉरिटीज़ ऑफ फादर एंड हस्बैंड्स, वहाँ पर भी वो हस्बैंड्स और फादर्स के अंडर थी। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। क्या कह रहा है कि 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक वुमेन और जिनके पास लैंड नहीं होती है, नॉन प्रॉपर्टी मैन, वो अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे। ठीक है, ये तो था सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लिबरलिज्म नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी। बट इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम ऑफ मार्केट। ठीक है, बट स्टेट इम्पोज्ड मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। हालांकि नेपोलियन एक सिविल कोड लेकर आना चाह रहा था, उसने इक्वल वेट्स एंड मेजर को लागू किया इन द होल यूरोप। देखिए, उसने प्रोसेस किया ऑन कंट्री वेट्स एंड मेजर्स। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हब्सबर्ग टू नुरम्बर्ग to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% and each one of them। मतलब कस्टम ड्यूटीज थी, ट्रेड फ्री नहीं था, उनके ऊपर टैक्सेशन लग रहा था।
कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है टैक्स, और वो 5% टैक्स दे रहे थे. ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट्स ऑफ द गुड्स. और जो ड्यूटीज यानी जो टैक्स लगता था वो किसके अकॉर्डिंग लगता था, वेट के अकॉर्डिंग या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग. हालांकि पूरे यूरोप में यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स अपनाए गए आफ्टर नेपोलियन, बट स्टिल देयर इज द प्रॉब्लम. Conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial class. और इसमें भी जो मेजर कंडीशंस थी, argued for creation a united economic territory along the unhindered movement of goods, peoples and capital. कमर्शियल क्लास यूनाइटेड इकोनॉमी को लेकर आना चाह रही थी, और वो क्या चाह रहे थे कि गुड्स की मूवमेंट विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स होनी चाहिए. ठीक है, बट यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स. पर्शिया, जर्मन, इन्होंने एक ट्रेड यूनियन को ज्वाइन किया. उस समय 1834 में, जस्ट सी हियर, 1834 a custom union Zollverein was formed at initiative of Persia and joined by most of the German states. एक कस्टम यूनियन बनाई थी, ट्रेड यूनियन एक तरह से, नेम इज जोल्वरेन, जो पर्शिया में इनिशिएट किया और उसके साथ बहुत सारे जर्मन स्टेट भी बाद में ऐड हुए. और ये क्या चाह रही थी, दे एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स and reduce the number of currencies from over 30 to 2. ठीक है. The creation of network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A way of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments. तो अब इकोनॉमिक मेजर्स की वजह से सेंटिमेंट्स, जो नेशनलिज्म वाले सेंटिमेंट्स थे, वो इंक्रीज हो गए. ट्रेड इंक्रीज हुआ तो नेचुरल है फीलिंग्स भी, कल्चर भी, और उनके जो थॉट्स थे वो भी ट्रांसफ़र हुए. और इस तरह से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जो है वो जागृत हो गई. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कंजर्वेशन आफ्टर 1815. अब कंजर्वेशन भी लिबरलिज्म की तरह ही एक न्यू आइडिया था. मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कंजर्वेटिव्स क्या थे. कंजर्वेटिव एग्जैक्टली वो लोग थे जो कि, देखो, लिबरलिज्म में वो फ्रीडम चाह रहे थे. कंजर्वेटिव्स वो थे जो सोसाइटी के ट्रेडिशनल के साथ साथ नए बिलीव्स को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे. रीड इट वेरी केयरफुली. हमने ये भी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, कंजर्वेटिव लिबरल्स. See here, conservative believes that they establish traditional institution of state and society, like the monarchy, church, social hierarchies, property and the family should be preserved. उनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ प्रिजर्व किया जाना चाहिए, चर्च, हमारे ट्रेडिशंस, बट इसके साथ साथ दे ऑल्सो रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज. उनको ये लगता था कि चेंजेस जो कि नेपोलियन लेके आया था, दैट मॉडर्नाइजिंग द फैक्ट स्ट्रेंथ एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव. कि वो भी ज़रूरी है और वो स्टेट को क्या बनाएंगे, मोर पावरफुल, इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. कि जो आइडियाज़ नेपोलियन लेके आया है, दैट could make state power more effective and strong. एक जो मॉडर्न आर्मी है वो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, और एक डायनेमिक इकोनॉमी और एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म जो है, उससे एक नया यूरोप जो है वो आएगा. ये वो मानते थे कंजर्वेटिव्स. यानी कि कंजर्वेटिव इज दैट ग्रुप ऑफ पीपल दैट रिस्पेक्ट द ट्रेडिशंस, but they also in the favor of new changes. Those are conservatives. Okay, so this is conservatives. अब 1815 में क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स इकट्ठी हुई. कौन कौन सी, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, जिसे हम
पर्ब के नाम से भी जानते हैं, PARB, पर्ब के नाम से भी जानते हैं। दिस इज पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, सॉरी रशिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, अब इन सब ने, ये सब इकट्ठी हुई किसके अगेंस्ट? नेपोलियन के अगेंस्ट 1815 में। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन और ये जो 4 कंट्रीज थे ये इकट्ठे हुए और पूरे यूरोप में जो यूरोप का आइडिया था नेपोलियन का पूरे यूरोप को कॉन्कर करने का, उसको फेल करने के लिए। ठीक है, बट अनलकीली यहाँ पर नेपोलियन हार गया और जो ये अलायंस थी ये जीत गई। और फिर यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई बिटवीन दीज 4 एंड नेपोलियन, दैट इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी और इससे आगे क्या हुआ, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।